प्यारे बच्चों, बहुत से सवाल बच्चे मुझसे पूछते हैं कि डिफेंस सर्विसेज में कौन कौन से ऑप्शंस हमारे सामने हैं। डिफेंस सर्विसेज के बारे में आज हम ये चाहते हैं कि आपको वर्दी वाली जॉब को लेकर सारा आपका गाइडेंस आपको दें, क्लियर रहे आपको कि कौन कौन सी आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ये समझ लें कि डिफेंस सर्विसेज के अंतर्गत किन किन सेवाओं को हम इसमें रख सकते हैं। तो डिफेंस से हमारा आशय है कि जो देश की रक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी हैं उन सबको आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं। और मूलतः इसमें सबसे पहले सुप्रीम फोर्स, सर्वोच्च बल के रूप में, सुप्रीम फोर्स के रूप में हमारी तीन सेनाएं आती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ठीक है बच्चों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये तीनों सर्वोच्च बल हैं और इनकी मदद के लिए बनाई गई है अर्धसैन्य बल। अर्धसैन्य बल वास्तव में हमारी जो अर्धसैन्य बल है इसको पूरा प्रशिक्षण और इसकी पूरी जो ट्रेनिंग है बहुत ही अच्छे स्तर की ट्रेनिंग दी जाती है। आर्मी के समान ही लगभग चीजें आप मान के चलिए कि इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, परंतु इन्हें बोला जरूर जाता है अर्धसैन्य बल। अर्धसैन्य बल के अलावा इन्हें सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय पुलिस संगठन के नाम से भी पुकारा जाता है। और इसके अंतर्गत आएंगे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी इंडियन तिब्बत पुलिस बल, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स, एनआईए, मुंबई हमलों के बाद इसको गठित किया गया एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जहां भी आतंकी गतिविधियां या आतंकी घटनाएं घटती हैं वहां पर एनआईए मोर्चा संभालती है और यही जांच करती है कि वो घटनाएं क्यों घटी। तो ये आ जाएंगे आपके अर्धसैन्य बल। सैन्य बल में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन्हें हम सर्वोच्च मान रहे हैं। अब यहां इस चीज को समझें कि आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में आप किस लेवल के अधिकारी के तौर पर आप भर्ती हो सकते हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं, हमारे सैन्य बलों में सबसे बड़े पदों को हम कमीशन पोस्ट या कमीशन ऑफिसर्स के नाम से पुकारते हैं, कमीशन ऑफिसर्स। इसके नीचे होते हैं जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स। और जेसीओज के नीचे जो है सामान्य जो कर्मचारी आ जाते हैं हमारे, सिपाही से लेके जो प्रमोट होके नायक, लांस नायक, हेड कांस्टेबल, इस तरह से उनके प्रमोशन होते हैं। पर नायब सूबेदार का अगर पद की बात करें तो वो जेसीओ है, सूबेदार की बात करें तो वो जेसीओ है, सूबेदार मेजर पद की बात करें तो जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर की श्रेणी में उसे रखा जाएगा। कमीशन पदों की अगर बात करें तो कमीशन पद आपको एनडीए या सीडीएस की परीक्षा क्रैक करनी होती है। उस परीक्षा को आप पास करते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद 5 दिवसीय एक साक्षात्कार प्रोग्राम होता है जिसे हम एसएसबी, सिलेक्शन सर्विस बोर्ड के नाम से पुकारते हैं। उससे हर व्यक्ति को गुजरना होगा जो रिटन एग्जाम्स क्रैक करेगा। इसीलिए एसएसबी को एक बड़ी चुनौती के तौर पे देखा जाता है क्योंकि वास्तव में उसका लेवल काफी अच्छा होता है। तो अब हम इसको आगे समझने का प्रयास करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि यूपीएससी से कौन सी आप बड़ी एग्जाम्स दे सकते हैं। आप सुप्रीम फोर्स में यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में कमीशन अफसर बनना चाहते हैं, बड़े अधिकारी के पद पर आप चयनित होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारे देश की सबसे प्रमुख कह लें संवैधानिक संस्था है बड़े अधिकारियों को चुनने के लिए, जिसे संविधान में इसका उल्लेख है। और ये
सिविल सर्विसेज के रूप में भी परीक्षा आयोजित करती है, जैसे हम आईएएस कहते हैं, आईएएस आईपीएस कलेक्टर वगैरह बनते हैं, और डिफेंस सर्विसेज के लिए भी ये परीक्षा आयोजित करती है। तो हम यूपीएससी की अगर बात करें तो ये रक्षा के क्षेत्र में भी परीक्षा आयोजित करवाती है, डिफेंस। और ये देश चलाने वाले जो मेन और बड़े महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, सिविल सेवक, तो इसे हम कह सकते हैं कि सिविल सर्विसेज या सिविल सर्विस के रूप में भी ये एग्जाम्स आयोजित करवाती है। और आपको पता ही होगा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये जो इस तरह के हम पद देखते हैं, सुनते हैं, ये यूपीएससी ही परीक्षा कंडक्ट करता है, साल में एक बार ही परीक्षा होती है। रक्षा के क्षेत्र में चूंकि आज हम मेनली इसी पे चर्चा कर रहे हैं, तो हम इसी को ढंग से समझ रहे हैं कि रक्षा के क्षेत्र में इसकी दो परीक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक को हम कहते हैं एनडीए और दूसरी परीक्षा को हम कहते हैं सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। एनडीए से हमारा आशय है नेशनल डिफेंस एकेडमी, और सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और सम्मिलित रक्षा सेवा, इनका हिंदी नाम है। एनडीए कौन देगा? जो बच्चा 12th रनिंग है, जिसका पढ़ रहा है या 12th पास कर चुका है, यानी आप इसको समझ लीजिए कि 10+2 के बाद या 10+2 लास्ट ईयर, या आप रनिंग हैं उसमें आप कंटिन्यू अभी पढ़ रहे हैं, तो आप एनडीए के लिए एलिजिबल हैं। एनडीए साल में 2 बार ये परीक्षा आयोजित होती है। सीडीएस की अगर बात करें तो 12th के बाद जो ग्रेजुएशन कोर्स है आपका, अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया है या लास्ट ईयर आप रनिंग है, तो आप सीडीएस के लिए एलिजिबल हैं। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, सम्मिलित रक्षा सेवा, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। अच्छा, साल में दोनों ही भर्तियां, चाहे हम सीडीएस की बात करें चाहे हम एनडीए की बात करें, ये 2-2 बार आयोजित होती हैं, एनडीए फर्स्ट एंड एनडीए सेकेंड। सीडीएस की बात करें तो सीडीएस फर्स्ट एंड सीडीएस सेकेंड। आपको 2-2 बार मौका मिलता है इन परीक्षाओं को क्रैक करने का। चूंकि डिफेंस सर्विसेज की खासियत है कि यहां एज को लेकर, उम्र को लेकर एक बंधन है। यहां पर बहुत ज्यादा उम्र के उम्मीदवार कैंडिडेट इसमें अपेयर नहीं हो सकते हैं, इसमें कम उम्र ही मांगी जाती है, क्योंकि इनका मानना है कि इन्हें अगर गीली मिट्टी प्राप्त होगी तो उससे ये बहुत अच्छे मूर्ति या बर्तन का निर्माण कर पाएंगे। तो एक तरह से एक नम या गीली मिट्टी ही इन्हें चाहिए होती है, ताकि ये अपने मुताबिक एक शानदार सोल्जर, योद्धा तैयार कर सकें। इसलिए उम्र का यहाँ पर बंधन है। इनमें इनमें एग्जाम्स में आपको देखेंगे आप, यहाँ लगभग 18.5 के बाद बच्चा ओवर एज हो जाता है, और यहाँ 24 साल के बाद बच्चा ओवर एज हो जाता है। यानी ये परीक्षाएं आपको 18-19 से पहले, और यहाँ अगर हम बात करें तो 24 साल से पहले ही आपको ये परीक्षाएं क्रैक करनी होती हैं। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल से चर्चा करेंगे। सीडीएस हम अगले किसी लेक्चर में सीडीएस को समझेंगे। अभी हम एनडीए परीक्षा के विषय में चर्चा करना चाह रहे हैं, तो मैं एनडीए के विषय में आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, यहां तक चीजें स्पष्ट हुई? देखिए, जो मैंने बताया कि एनडीए काफी इंपॉर्टेंट परीक्षा, नेशनल डिफेंस एकेडमी, साल में 2 बार ये परीक्षा आयोजित होती है, एनडीए फर्स्ट, एनडीए सेकेंड। एनडीए फर्स्ट जो परीक्षा है वो लगभग मान के चलें आप कि मार्च अप्रैल के आसपास आपके पास मौका होता है। ये मार्च और अप्रैल माह के आसपास ये परीक्षा होती है, और इसका नोटिफिकेशन दिसंबर में ही आ जाता है। तो बच्चे फॉर्म भरते हैं, मार्च एंड या अप्रैल में ये परीक्षा आयोजित होगी। एनडीए सेकेंड, ये आप मान के चलिए कि अगस्त या सितंबर के आसपास बच्चों को मौका मिलता है। इन 2 माह के आसपास इसकी परीक्षा होती है, और नोटिफिकेशन आपका संभवतः आने वाला होगा। ये तो आप देखेंगे एनडीए साल में 2 बार मौका मिल रहा है, अगस्त सितंबर, सेकेंड वाली, और फर्स्ट वाली मार्च अप्रैल में। अब ये एनडीए जो है कौन बच्चा देगा? तो जिसने 12th पास कर लिया है, या जो 12th की परीक्षा में बैठा है, रनिंग है उसका, वो उम्मीदवार या वो बच्चा इस परीक्षा में अपीयर हो सकता है। और खास बात क्या है इसमें कि इसमें चूंकि आर्ट का जो स्टूडेंट है, जिसका आर्ट्स ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह हैं, एक कॉमर्स बैकग्राउंड होता है बच्चों का, और एक होता है साइंस बैकग्राउंड। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, ये ऑप्शंस बच्चों के पास होते हैं। तो सही मायने में एनडीए
जो पीसीएम सब्जेक्ट लेके बच्चा चल रहा है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, वही स्टूडेंट्स वास्तव में एनडीए के लिए सबसे परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि एनडीए में अनुमति तो होती है कि आप आर्ट वाले बच्चे भी बैठ सकते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे भी बैठ सकते हैं, पर रियलिटी में मैथमेटिक्स का 120 क्वेश्चंस का जो पेपर होता है, जिसमें हायर मैथ्स ही पूछा जाता है, उस पूरे हायर मैथ्स को 11th लेवल पर, 12th लेवल पर और उसके अलावा कंपटीशन लेवल पर बहुत अच्छा तैयार करना बच्चे के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण और कठिन होता है। क्योंकि इतने कम समय में, क्योंकि एज का भी हम देख रहे हैं कि बंधन है, आप ऐसा भी नहीं है कि 4-5 साल इसकी घनघोर अध्ययन या स्टडी कर रहे हैं आप, तो यहाँ हमें समय कम मिल रहा है। इसलिए वास्तव में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जिन बच्चों का होता है, वही बच्चे एनडीए में सफलता आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। अब यहां समझें क्या है आखिरकार एनडीए का सिलेबस, क्या है, सिस्टम क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। एनडीए परीक्षा परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र बच्चों के सामने होते हैं, 2 पेपर आपको सॉल्व करना है। पहला प्रश्न पत्र, इसे हम कहेंगे पेपर फर्स्ट, और इसे हम कहेंगे पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है आपका, वहां आपसे पूछे जाएंगे 120 क्वेश्चन, और ये 120 क्वेश्चन हायर मैथमेटिक्स से क्वेश्चन होंगे। तो यहां कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई होगी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वाले बच्चों के लिए ये पेपर या परीक्षा आसान है। आर्ट का स्टूडेंट पहले मैथ्स अच्छा करेगा, 11वीं 12वीं लेवल का मैथ्स पढ़ेगा, तब कहीं वो 120 क्वेश्चन के लायक हो पाएगा। तो यहां समझे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अगर बच्चे का है तो उसके लिए आसान है। अब ये 120 क्वेश्चन है, ध्यान दें, इसको 2 घंटे 30 मिनट में, यानी आप कह सकते हैं 2.5 घंटे का ये प्रश्न पत्र है, 2 सही 1/2 यानी 2.5 घंटे ये समय है इसका, जिसमें आपको ये पेपर सॉल्व करना है। ठीक, यहां चूंकि यूपीएससी परीक्षा ले रहा है और यूपीएससी की तमाम परीक्षाओं में माइनस मार्किंग होती ही है, तो माइनस मार्किंग का भी इशू है। हम यहां तुक्के नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यदि आप एक गलत रॉन्ग आंसर देते हैं, एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, तो 1/3 1/3 माइनस मार्किंग है। 1/3 माइनस मार्किंग है, तो समझिए आप कि यहां 120 क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन आपको अंक दिए जाते हैं 2.5, 2.5 अंक। हर प्रश्न का सही जवाब देने पर 2.5 अंक, और अगर आपने गलत दे दिया आंसर तो 1/3 माइनस होगा, तो मान के चलिए कि -0.83 या 8 के आसपास ये कैलकुलेशन बैठेगा कि इतना ये आपके अंकों से माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। यदि आपने 120 में से 80 सवालों के भी सही जवाब दे दिए और बाकी आपने रिस्क नहीं लिया, आपको जहां बहुत ज़्यादा डाउटफुल कंडीशंस बन रही थी, आपको लग रहा था कि यहाँ मुझसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, तो वहाँ बिल्कुल भी आप रिस्क ना लें। अगर आप 80 क्वेश्चन तक जा पा रहे हैं तो ये वास्तव में एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर आपका हो सकता है। ठीक है, तो पर क्वेश्चन 2.5 अंक, 120 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के 2.5 अंक, तो टोटल हो जाएगा आपका, इसका कैलकुलेशन करें आप, 120 गुणित 2.5, तो आपका स्कोर कितना हो रहा है? आपका स्कोर हो रहा है, यहां कैलकुलेट करें कितना हो रहा है, 300। सेकेंड पेपर फर्स्ट पेपर के 2.5 घंटे के ब्रेक के बाद होना है। मतलब आपको ये जो पेपर होगा संभवतः 9:30 बजे से 12 बजे तक का इसका समय हो सकता है। इस समय अवधि में इस पेपर को सॉल्व करना है, यानी 9 बजे का रिपोर्टिंग टाइम होगा। आपको 9 बजे ही एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। 9:30 से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, 12 बजे तक चलेगा। 12 बजे आपको ब्रेक दिया जाएगा, तो लगभग 2:30 बजे से फिर पेपर शुरू होगा। 2.5 घंटे का आपका ब्रेक हो गया। ठीक है,
तो ये 2.5 घंटे के ब्रेक के बाद 2:30 बजे आप पुनः परीक्षा कक्ष में पहुंचे और 2:30 बजे से लेकर आपका 2.5 घंटे कितना समय हो रहा है, लगभग 5 बजे तक, है ना। ये आपका सेकंड पेपर, और सेकंड पेपर जैसा कि मैंने बताया ये मैथ्स का है, तो सेकंड पेपर आपका है 150 क्वेश्चंस का। यहां क्वेश्चंस 120 थे पर वो मैथमेटिक्स के थे, कैलकुलेशन है, समय ज्यादा लगेगा। पर यहां ऐसा नहीं है, यहां 150 क्वेश्चन है और 150 दिए ही इसलिए गए हैं ताकि, चूंकि इसमें मैथ्स नहीं है इसलिए आप जो अगर आता है तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। 150 जो क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये 150 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन का आपको अंक मिल रहा है 4। तो जब आप 150 गुणित 4 करेंगे तो 600 अंकों का ये प्रश्न पत्र हो जाएगा। 600 अंकों का आपका सेकंड पेपर है और इन 600 अंकों में 100 क्वेश्चंस जो हैं और 50 क्वेश्चन ये अलग अलग डिवाइड हैं। ये 50 क्वेश्चन प्योरली इंग्लिश से हैं, ग्रामर, आपकी अंग्रेजी पर बहुत अच्छी कमांड हो क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोर कर रहा है इंग्लिश। और जब 100 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें फिजिक्स भी है, इसमें केमिस्ट्री है, इसमें जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन भी है, जीएस भी है। ये 3 पार्ट में ये 100 क्वेश्चन डिवाइड हैं और अकेले 50 क्वेश्चन अंग्रेजी के हैं। यानी जिस विद्यार्थी की अंग्रेजी कमजोर है उसके लिए एनडीए दूर की कोड़ी साबित होगी, क्योंकि एनडीए के लिए अंग्रेजी का अच्छा होना परम आवश्यक है। उसका मूल कारण यह है कि भले ही कमजोर इंग्लिश के कारण दूसरे सेगमेंट अच्छे थे, इंग्लिश कमजोर थी, तो यहां आप निकल भी गए रिटन एग्जाम में, पर कमजोर अंग्रेजी कतई आपको एसएसबी क्रैक नहीं करने देगी। अंग्रेजी का अच्छा होना ग्रामर की दृष्टि से भी और आपकी बोलचाल की भाषा की दृष्टि से भी अंग्रेजी पर आपकी पकड़ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा एसएसबी जो आपको क्रैक करना है, जो इसके बाद का पड़ाव है, क्योंकि जब आप एनडीए का रिटन पास कर लेते हैं तो फिर आपका होता है साक्षात्कार, इंटरव्यू। ये 5 डेज प्रोग्राम है, 5 दिवसीय, ये 5 दिवसीय साक्षात्कार है आपका। और यहां पर सारी चीजें, इसको बोला जाता है एसएसबी सिलेक्शन सर्विस बोर्ड। और यहां आप जब प्रवेश करते हैं एसएसबी के लिए, अमूमन आप देखेंगे भारत के जितने भी राज्य हैं, राज्यों की राजधानियां हैं, वहीं लगभग बुलाया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश के जो उम्मीदवार हैं वो भोपाल बुलाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं वो इलाहाबाद बुलाए जाते हैं, लखनऊ भी उन्हें बुला लिया जाता है, दिल्ली भी बच्चों को बुला लिया जाता है। तो इस तरह हम देखेंगे कि एसएसबी जो होगा उसमें 5 डेज तक वो आपकी एक एक चीज़ चेक करेंगे। जिस दिन आप जाएंगे उस दिन आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का टेस्ट होगा। इसके बाद वो आपका पिक्चर परफेक्शन देखेंगे कि आप कितना अच्छा नोटिस करते हैं चीज़ों को, कितना अच्छा देख पाते हैं। तो एक आपको मूक बधिर टाइप की फिल्म दिखाई जाएगी, उस पर आपको लिखना है। जीडीपीडी पे भी आपका फोकस अच्छा होना चाहिए, आप कितने अच्छे वक्ता हैं, आप कितना अच्छा टीम को लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट उसमें वो देखेंगे। लास्ट में आप देखेंगे कि ऑप्टिकल्स कुछ आपको पार करने होते हैं। तो इस तरह ये पूरा 5 डेज तक हर दिन अपने आप को बना के रखना है आपको, तब कहीं आप एसएसबी क्रैक कर पाते हैं। एसएसबी हो जाने के बाद एक मेडिकल चेकअप, आपका मेडिकल फिटनेस देख लिया जाता है और मेडिकल फिटनेस के बाद आपको एनडीए के लिए रवाना कर दिया जाता है, क्योंकि एनडीए हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है। एनडीए एक तरह से एनडीए पास करने के बाद आपको ग्रेजुएट किया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। और कहाँ है एनडीए वो थोड़ा हम समझ लेते हैं, ठीक है, इसको आगे समझें। हमारे देश में जो एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है मेनली, ये महाराष्ट्र के पूना जिले में, पुणे में एक स्थान है जिसे हम कहते हैं खड़गवासला, खड़गवासला। तो खड़गवासला हमारा प्रशिक्षण केंद्र है। यहां पर तीनों सेनाओं को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों को प्रशिक्षण देने की सुविधा है। तो जो बच्चा एनडीए क्रैक कर लेता है, एनडीए पास कर लिया, अब जब वो गया वहां तो वो तो 12th पास करके गया था, तो आगे की उसकी पढ़ाई एनडीए में जारी रहती है। वहां उसे ग्रेजुएट किया जाता है, यानी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। आप
12+3 प्रोग्राम अटेंड करेंगे, ग्रेजुएट होंगे और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो एक शानदार लाइफ स्टाइल होती है। जब आपका पूरा ग्रेजुएशन एनडीए में कंप्लीट हो जाता है तो आपको आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ले जाकर कुछ प्रशिक्षण और प्रदान किए जाते हैं। ध्यान दें, जब आप एनडीए पास करके यहाँ पढ़ाई के लिए पहुँचते हैं तो ये स्टडी जो आपकी होती है ये सवेतनिक होती है। इसका अर्थ है कि एनडीए पास करने के बाद जब आप पढ़ते हैं तो बाकायदा इसका आपको वेतन मिलता है। तो ये युवाओं के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है मौका कि वो एक कमीशन ऑफिसर के तौर पर भारतीय सेना का अंग बने और अपने पैरों पर खड़े हों और अपने परिवार का भी सहारा बने, देश का मान बढ़ाएं, देश का गौरव बने। धन्यवाद।